आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड की शुरुआत में हम जिन्वू को डीमन कासल से वापस आते देखते हैं। जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो 3 इंग्रेडिएंट चाहिए थे उसमें से 2 उसे मिल चुकी है। अब उसे केवल एक इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो है डीमन किंग का ब्लड, और इस वजह से उसको इस कासल को पूरा क्लियर करना होगा। इसके लिए उसे और ताकतवर होना होगा। डीमन कासल के डीमंस को हराने की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और उसका लेवल अप भी हो चुका है, लेकिन उसे और लेवल अप करने के लिए उसको और भी ज्यादा हाई लेवल वाले रेड मिशंस पे जाना होगा। लेकिन अभी भी ऑफिशियल वो एक ई रैंक का हंटर है, इसलिए उसने तय किया कि अब कमजोर होने का नाटक बंद करना होगा और उसने अपनी रैंक की पुनर्मूल्यांकन के लिए असेसमेंट बिल्डिंग में जाने का फैसला किया। यहाँ पे हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। इधर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं जो कि अपना खुद का रैंक रीअसेसमेंट करवाने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे कुछ रिक्रूट्स भी होते हैं। जो व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक स्काउट होता है वो उम्मीद कर रहा था कि कोई अच्छा हंटर मिले, लेकिन उसने सिर्फ कमजोर लोगों को ही देखा जब तक कि जिन्वू अंदर नहीं आया। वो जिन्वू को देख के शॉक हो जाता है और वो यहाँ पे बेक्युन हो को फोन मिलाता है और बताता है कि जिन्वू अपने रैंक को रीअसेसमेंट करवाने के लिए आया है। लाइन में खड़े एक नए लड़के की हालत खराब थी। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे डर था कि वो कम रैंक आएगा तो शायद मेरी एक्स वाइफ और मेरी बेटी वापस ना आए। एक दूसरे लड़के ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुम कम से कम रैंक डी भी आया तो भी छोटे गिल्ड स्काउट्स तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। आखिरकार जिन्वू की बारी आई। अंदर जाकर उसने अपनी सारी जानकारी दी। अब उसे कहा गया कि काले क्रिस्टल पर हाथ रखो, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो यहाँ पर कुछ एरर आना शुरू हो जाता है। वो लगा कि ये बस एक छोटी गड़बड़ है और फिर से कोशिश करने को कहा, लेकिन फिर से एरर आया। परेशान होकर उसने अपने बॉस को बुलाया। उसका बॉस खुद टेस्ट करने आया, लेकिन फिर से एरर आया। तब वो आदमी कांपने लगा क्योंकि उसे समझ में आया कि ये मशीन की गलती नहीं थी, बल्कि जिन्वू की पावर लेवल को इस मशीन से नहीं नापा जा सकता है। बॉस ने कहा कि ये बच्चा देश के टॉप 10 एस रैंक हंटर में से एक है। इसी दौरान एक पास के पार्क में जिनचोल और चोई जंग इनको दिखाया जाता है। अब चोई जंग इन बोलता है कि मैंने रेड गेट वाले इंसिडेंट के बारे में सुना कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक नॉन मेंबर को अपने रेड मिशन में पार्टिसिपेट करने दिया और वो बॉस को भी हरा के वहां से आ गया। तभी उन्हें असेसमेंट बिल्डिंग में एक हलचल सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंटर अपनी रैंक को लेकर बवाल कर रहा था। चोई जोंगिन ने देखने का फैसला किया और जिनचोल भी उसके साथ चला गया, ये कहते हुए कि वह भी जिज्ञासु है। बिल्डिंग पर बॉस को जिनवू के असेसमेंट को टालना पड़ा क्योंकि उसके असेसमेंट के लिए डिटेक्टर कल तक आ जाएगा। वहां सब लोग परेशान थे क्योंकि ऐसी देरी मतलब सीधा रैंक एस का संकेत दे रही थी। किसी ने पहले कभी डिटेक्टर को ओवरकम करते हुए नहीं देखा था। छोटे गिल्ड के स्काउट्स पहले से ही उसे भर्ती करने को तैयार है, लेकिन उनकी खुशी अचानक खत्म हो गई जब कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाता है। वह हंटर गिल्ड का लीडर था जो दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा गिल्ड था। लोग हैरान थे और फुसफुसा रहे थे कि खुद सुप्रीम सोल्जर यहाँ क्यों है। जिनवू ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह चोई जोंग इन था, एक ऐसा हंटर जिसकी फायर मैजिक काफी इंसेन है। वो इतना ताकतवर है कि वह कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत को जलाकर राख कर सकता है। चोई ने एक तेज नजर से पूरी बिल्डिंग में से जिनवू को एक सेकंडों में देख लिया और कहा कि फैंसी डिटेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं है। बिना शक ये लड़का रैंक एस क्लास का है। फिर वो आदमी बहुत शिष्टता से खुद को देश के सबसे बड़े गिल्ड का लीडर बताते हुए जिनवू को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जिनवू ने तो बस उसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि वो बिजी है। अपने साथ हुई ऐसे व्यवहार से वो चौंक गया और चोई जंगिन ने अपने सहायक से पूछा कि हे क्या मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था ना उसे, मतलब मैंने उसे बताया ना कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब उन्होंने फिर से देखा तो जिनवू वहां से गायब हो चुका था। चोई ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो एक बेहतरीन हंटर बनेगा। चीजें और भी रोचक हो गई जब गिल्ड मास्टर बेक अंदर आए पूरी तरह से हांफते हुए। चोई को पता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का मुख्यालय कितना दूर था और मजाक में बोला, क्या तुम यहाँ इतनी तेजी से आने के लिए टाइगर में बदल गए। उसी रात जिनवू ने अपनी माँ से अस्पताल में मिलकर चुपचाप एक चमत्कार की उम्मीद की कि वो कोमा से जाग जाए। फिर उसने उनसे वादा किया और बोला, थोड़ा और इंतजार कीजिए, मैं आपको बचाने का रास्ता खोज लूंगा। अचानक जिनचोल आया और पूछा कि क्या जिनवू वही था जिसने उस दिन डबल डंजन में उन दानवों को हराया था। जिनचोल ने माना कि जिनवू ने उससे कहा था कि हमेशा अपनी आंतरिक सोच पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिनवू ने आराम से जवाब दिया कि हम फिर से मिल गए। जिनचोल कहता है, हमारी सर्विस डिवीजन का टास्क है कि हंटर्स को मॉनिटर करना और उनको पनिश करना जो लॉ को ब्रेक करते हैं। तो जिनवू कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मतलब मैं कोई ऑब्जेक्ट हूँ जो तुम मेरे ऊपर सर्विस रख रहे हो। तो जिनचोल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, सर्वे डिवीजन बस हंटर्स को कंट्रोल करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली वो यहाँ पे बोलता है कि जिनवू तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन वह तब चौंक गया जब शैडो से बाहर जो आए वो कोई और नहीं बल्कि ऑप एडमिरल गोगुन है। गोगुन और जिनवू को बातचीत के लिए बुलाया। उसने उसे बधाई दी एक रैंक एस हंटर बनने के लिए और कहा कि दोबारा असेसमेंट का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सबको पहले से ही नतीजों का पता है। वो कहते हैं हंटर एसोसिएशन काफी बड़ा है, लेकिन जो कमाल के हंटर्स है वो काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर हंटर्स अच्छे स्टेटस और इनकम के लिए बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट गुड ने माना कि हंटर एसोसिएशन के पास बड़े गिल्ड्स की तरह न तो प्रसिद्धि है और न ही मोटी तनख्वाहें। उसने समझाया कि उनका टॉप आदमी डायरेक्टर वू सिर्फ एक रैंक ए हंटर है। फिर भी उसने जिनवू से कहा कि अगर वो एसोसिएशन में शामिल हो जाए तो ये अद्भुत होगा और उसे एक प्रतिष्ठित पद का वादा किया। जिनवू थोड़ा उलझ जाता है तो गो ने समझाया कि मैजिक बीस्ट का सामना हंटर्स करते हैं और 5 हंटर गिल्ड्स हैं यहाँ पे जो कि मेन है। इन सब के बीच का जो बैलेंस है वो आजकल थोड़ा बिगड़ रहा है। अगर इस समय तुमने किसी भी एक गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो इनका बैलेंस पूरी तरह से बिखर जाएगा और ये पांचों के पांचों गिल्ड नष्ट हो जाएंगे। तो हंटर एसोसिएशन के तौर पे मैं चाहता हूँ कि एक 6th पावर आए जो कि इन पांचों गिल्ड से भी ऊपर हो। इसी वजह से वो उसे एसोसिएशन में शामिल होने के लिए बुला रहा है, एक न्यूट्रल छठी शक्ति जो संतुलन बनाए रखे। जिनवू को ये एक अच्छा प्रस्ताव लगा क्योंकि एक ऐसी नौकरी जिसमें जॉब सिक्योरिटी मिल रही हो, साथ में वो कोरिया का पहले रैंक एस हंटर के नीचे काम करेगा जो एक असली लेजेंड है जो 80 वर्ष के है, लेकिन फिर भी इस एज में भी उसकी काफी खतरनाक फिजिक है और ताकत भी काफी कमाल की है। और लेकिन जिनवू ने फिर भी उसे मना कर दिया। प्रेसिडेंट को लगा कि जिनवू बस पैसे चाहता है। पर वो तब हैरान रह गया जब जिनवू बोलता है
कि उसको लड़ाई ज्यादा पसंद है। वो लड़ना चाहता है और जिनवू कहता है कि मेरी जगह डंजन में ही है, मैं वहीं पे बिलोंग करता हूँ। जिनवू ने अपनी बात इतनी मजबूती से रखी कि प्रेसिडेंट चौंक गया और प्रेसिडेंट की धड़कन तेज हो जाती है। वो यही सोचते हैं कि अगर वो 20 साल छोटा या फिर 10 साल भी छोटा होता, वो ऐसे नौजवान के साथ मिलकर लड़ना पसंद करता। जिनवू ने माफी मांगते हुए कहा कि उसकी छोटी बहन घर पर अकेली है और जिनवू वहां से चला जाता है। उसे अपनी मां को बचाने के लिए जल्दी से मजबूत होना था, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। अगले दिन हमें डोंगसू का सीन दिखाया जाता है, जो अभी अस्पताल में होश में आया है। डिप्यूटी डायरेक्टर उससे मिलने आए हैं। वो उससे कंफर्मेशन लेता है कि क्या वो आदमी सच में एक मैजिक बीस्ट है। तो डोंगसू बताता है कि आपको क्या लगता है कि ऐसी ताकत इंसान के अंदर हो सकती है। तो डिप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, फिर जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस आ जाना। और वो वहां से जाने लगते हैं। उनके से जाने से पहले डोंगसू उससे पूछता है कि सोंगिल अब कहाँ है। तो डिप्यूटी डायरेक्टर बोलता है कि मैंने लोगों को बोल रखा है, उसे ढूंढने के लिए और तलाश जारी है, लेकिन उसने तुम्हें हरा दिया तो उसको पकड़ना तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। डोंगसू को वो पल अच्छी तरह याद था जब वो उस आदमी के पैरों के नीचे था जिसने चेतावनी दी थी कि मेरे परिवार से दूर रहो, वरना तुम 1000 बार मौत की कामना करोगे और मरने के बाद भी बच नहीं सकते। गुस्से से भरा डोंगसू अब अपनी प्रतिशोध की योजना बना रहा था। इसी बीच जिनवू ताकत बढ़ाने के लिए आर्टिफैक्ट की तलाश कर रहा है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि वे इतनी महंगी हैं कि उसे आधा ही खरीदने के लिए दोनों किडनी बेचनी पड़ेगी। उसने उस फियर ऑफ एवरिसियस ग्लास को बेचने पर विचार किया जो उसे मिली थी, लेकिन ये सोचकर वो रुक गया कि एक ही रैंक हंटर के पास ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो केवल उच्च स्तरीय हंटर के पास ही मिल सकता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि एक गिल्ड लोगों को रिक्रूट कर रहा है माइनिंग टीम के लिए, और उसने सोचा है कि शायद ये काम कर सकता है। एसोसिएशन बिल्डिंग में प्रेसिडेंट जिनवू के बारे में और जानकारी निकाल रहा था। उसे पता चला कि सिर्फ 4 महीने पहले जिनवू एकदम कमजोर था। प्रेसिडेंट हैरान है कि जिनवू इतनी देर तक जीवित कैसे रहा, खासकर जब वो सबसे कमजोर गोब्लिन से भी हार जाता था। जिन चोल ने बताया कि जिनवू अपनी माँ के एटर्नल स्लीप बीमारी के इलाज के लिए और अपनी बहन की कॉलेज की ट्यूशन के लिए पैसे चुका रहा है। एक रिकॉर्ड में दिखाया गया कि जिनवू ने रिसेंट में ही एक माइनिंग टीम को ज्वाइन किया है। तो प्रेसिडेंट ये कहता है कि आजकल के नौजवान लड़के को समझ पाना मुश्किल है। हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है, वो यहाँ पे माइनिंग टीम के अंदर शामिल हो चुका होता है। अब हमें बताया जाता है कि पहले आती है असोल्ट टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ती है, उसके बाद आती है माइनिंग टीम्स जो कि क्रिस्टल्स जैसे मटेरियल को कलेक्ट करती है, उसके बाद आते हैं रिकवरी टीम्स जो कि मैजिक बीस्ट की लाशों को लेके जाते हैं। अभी डंजन में असोल्ट टीम्स गई जो चोई जंगिन के नेतृत्व में है। चोई जंगिन ने एक आग के गोले का हमला किया जिसने चुपाका ब्रास के एक पूरे समूह को सेकंड्स में भुनकर रख दिया। वो इतना शक्तिशाली है कि उसकी अटैक से रिलीज हुए इफेक्ट को शील्ड से रोकना पड़ता है। सब कुछ खत्म करने के बाद बस डंजन बॉस को छोड़कर हमले की टीम ने डीमंस को खत्म करने का फैसला किया। जिनको तुरंत समझ गया कि ये चोई जंग इन एक माहिर एस रैंक हंटर है और खुद को चोई जंग इनके नजरों से बचाने के लिए जिनको अपनी उपस्थिति को छुपा लिया है ताकि कोई उसे नोटिस न करे। चोई जंग इनके ठीक पीछे से हंटर गिल्ड के उप कप्तान चाहे इन, जिसे बैलेरिना भी कहते हैं, खड़ी थी। जिनवू उसकी ऑरा से हैरान है, लेकिन चाइन भी इमीडिएट जिनवू के ऑरा को नोटिस कर लेती है जो सिर्फ प्रेसिडेंट गोकी हो सकती थी, और जिनवू अपने आप को छुपा लेता है ताकि उसकी सुपर ह्यूमन सूंघने की शक्ति द्वारा पकड़ा न जाए। तभी खनन दल आया जो सभी क्रिस्टल और मॉन्स्टर के शव इकट्ठा करने में जुट गया है, लेकिन जिनवू की नजरें सिर्फ डंजन बॉस पर है। बॉस की शक्ति वुल्कन या म्यू से भी कहीं अधिक थी, जिससे उसने डेमन कैसल में लड़ा था। जिनवू उससे से लड़ने के लिए बेकरार था। तभी जिनवू सुनता है कि कुछ लोग अब उसकी रैंक का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देखकर जिनवू भी सोचता है कि मैं जहां भी चले जाऊं ई रैंक को वैसे ही ट्रीट किया जाता है। ऐसा बोलने के बाद एक आदमी उससे टकरा जाता है और वो जिनवू पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिनवू भी उसे गुस्से से देखता है जिससे वो आदमी डर जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग सवाल करने लगे कि क्या ये सच में एक ई रैंक का हंटर है, क्योंकि वो तो बहुत ताकतवर लग रहा था। जब ब्रेक का समय आया तो पूरा क्रू खाना खाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन जिनवू अभी भी वहीं पर काम कर रहा है। जब वो आखिरकार अकेला हुआ तो पूरी रफ्तार से डंजन में घुस गया। उसे लगा कि उसके पास 1 घंटे का ब्रेक है जो काफी है। उसे पता था कि वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता क्योंकि इससे पोर्टल बंद हो जाएगा और हंटर गिल्ड को बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और अपना डैगर को बुला लेता है। जिनवू अब बॉस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अब जाने ही वाला होता है, पर तभी अचानक से वहां पर चाहे आ जाती है जो कि उसे देखकर कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहीं जिनवू चाहे को देखकर शॉक हो जाता है। सोलो लेवलिंग के दूसरे एपिसोड्स देखने के लिए इन वीडियो पर क्लिक करें। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।